प्रहलाद पटेल का विवादित बयान आया है। जनता की मांग पत्रों को भीख बताया। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत है। भिखारी की फौज से समाज कमजोर हो रहा है। मुफ्तखोरी से समाज कमजोर होता है, ये प्रहलाद पटेल ने कहा है। जनता की मांग पत्रों को भीख बताया उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत है और शायद समाज को कुछ हम दे पाएंगे। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। सफल होगा और सुधीर दीक्षित हमारे साथ है, एसोसिएट एडिटर। सुधीर जी, प्रहलाद पटेल ने जो बयान दिया है, जनता की मांग को भीख बताया है, क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, जो बयान प्रहलाद पटेल जी का आया है उसको इस तरह से देखे तो एक देसी बोली में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो बार बार चीजें मांगने की कोशिश की जा सकती है, या जो फ्रीबीज को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, उनको जो मंशा है वो मंशा उनके पीछे हो सकती है कि उनकी फ्रीबीज से बचना चाहिए लोगों को, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छे समाज का जो निर्माण है वो करने की चाहिए। ये भीख मांगने की जो आदत थी ये नहीं होनी चाहिए। जैसे उनका कहना था कि भाई एक टोकना तो उनको कागज मिलते हैं उनको, या लोग आते हैं कि मंच पर माला पहनाएंगे और एक चिट्ठी पकड़ा देंगे। तो ये एक तरह से राजनीतिक दलों में एक कल्चर बन गया कि जो भी आदमी किसी महत्वपूर्ण पद पर है उसके पास काम कराने के लिए या डिमांड करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, और लेने की बजाय देने का मानस बनाने की वो बात कह रहे कि भाई आप सुखी होंगे तो संस्कारमान समाज को आप खड़ा करेंगे। तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज के लिए डिमांड ही करने के लिए जाइए, या किसी मंत्री के पास, किसी नेता के पास इस तरह के लिए मत जाइए आपको कि आपको हमेशा मांगना ही पड़े। देने वाला भी बनना चाहिए, मतलब हाथ फैला के मांगने के बजाय आप देने वाला हाथ बनेंगे तो एक बड़ा और मजबूत समाज आप खड़ा करेंगे। हालांकि मुफ्त के पीछे या मुफ्त की चीजों के पीछे जो आकर्षण होता है, इसको लेकर उन्होंने कही है कि आपको खासतौर पर मुफ्तखोरी की जो आदत है वो आदत नहीं लोगों में होनी चाहिए। ये समाज को कमजोर करता है। समाज को मजबूत करना है तो आपको मजबूत भी होना पड़ेगा। ये मंशा उनकी इसमें लग रही है। हालांकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, और जाहिर है कि विपक्ष हमेशा इसका एक नया एंगल ढूंढकर विपक्ष बात करेगा कि जनता की भावना का सम्मान या इस तरह की चीजें होती है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से इसको अगर आप देखेंगे तो ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुधीर, जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत के लिए। तो इस वक्त मंत्री प्रहलाद पटेल का जो बयान है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, और दो लिहाज से इसको समझा जा रहा है। एक तो आम बोलचाल में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके से इनके बयान को देखा जाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जो है हमलावर है प्रहलाद पटेल के इस बयान को लेकर। तो प्रहलाद पटेल के जनता के मांग पत्रों के भीख बताने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का अहंकार ही है जो जनता को भिखारी कह रही है। अहंकार में डूबी भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, उनके नेता अब जनता को भिखारी कह रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी का बयान ये बताता है कि किस तरीके से जनता की भावुकता और जनता के मत का इस्तेमाल कर सरकार में मदमस्त होकर जनता को कोसने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मंत्री कर रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि झूठे वादे करो, जनता का वोट लो और उसके बाद सरकार बना के मौज मस्ती करो, घोटाले करो, भ्रष्टाचार। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे भोपाल की, जहां विधानसभा में सौरभ शर्मा का मुद्दा गूंजेगा। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वादों को पूरा नहीं कर रही सरकार, उमंग सिंघार का यह कहना है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वादे पूरे नहीं करने को लेकर भी सरकार को घेरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सरकार का, और उसको याद नहीं रखती पा रही। मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके कि एक रामायण और गीता की तरह है। हमें याद दिलाना है कि आपको क्यों भूल गए। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग गए थे, ये 1.25 साल हो रहा है, 1.25 साल में सरकार नहीं जाएगी तो ये कुंभकर्णी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींद उड़ाएगी। पूरे विधायक दल मजबूती के साथ जनता का पक्ष रखेंगे। सौरभ शर्मा वाला मामला उठाएंगे आप लोग? सौरभ शर्मा वाला बिल्कुल उठाएंगे, इतना बड़ा घोटाला है और घोटालों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। धान के किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस मिलेगा। 2600 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होगी। उज्जैन में विक्रमोत्सव न्याय समागम के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की और सरकार की नई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को धीरे धीरे पूरा करेगी। धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देगी। इसके अलावा गेहूं के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए भी लगातार काम कर रही है, इसलिए धान लगाने वाले किसानों के लिए 4,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से हम राशि देने वाले हैं। जिस प्रकार से गेहूं के लिए 2600 रुपये क्विंटल देने वाले हैं, उसी प्रकार से 4,000 रुपया हेक्टर धान के लिए हम धान लगाने वाले किसानों को जिनने उपार्जन कराया है उन सबको देने वाले हैं। हमने जो कहा था चुनाव पहले के बाद में धीरे धीरे करके सरकार के द्वारा भाजपा के द्वारा घोषित सभी संकल्पों पे खरे उतरेगी। ये उसी सिलसिले में लगातार सौगात दी जा रही है। मेरी अपनी ओर से किसान भाई बहनों को बधाई। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां मिर्ची बाबा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं परेशानी में था तब दिग्विजय सिंह ने साथ नहीं दिया। दिग्विजय धर्म विरोधी हैं। मिर्ची बाबा ने कहा कि अब राजनीति से मोहभंग हो चुका है, अब मैं कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। मिर्ची बाबा 14 से 21 अप्रैल तक लक्ष्य चंडी को महायज्ञ करेंगे। समुद्र की मैं लड़ाई लड़ता रहा। जब मैं किसी आपदाओं से पार हुआ तो उस वक्त जिनका आप नाम ले रहे हो लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं हूं। जिनको पूरे भारतवर्ष में राजा के नाम से जाना जाता है, एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जब मुझे बाइज्जत बरी किया गया तो इन सभी लोगों को भूलना चाहिए था, लेकिन इन सभी के मुंह में फना ठुक गया। इसलिए भोपाल की बात करेंगे, जहां पत्नी को मायके लेने गए पति की मौत हो गई है। परिजनों का ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगा है। शराब में जहर मिलाकर दिया गया। मृतक के पिता का कहना है चेहरे पर चोट के निशान है, ऐसा मृतक के पिता का कहना है। ससुराल पक्ष ने मौत को सुसाइड बताया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कोलार थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। मेरी बहू उसके मायके में है 3 महीने से। उसका जीजा उसको मतलब बेला के फुसला के उसको लेके चला गया। ये जब बच्चा मेरी बहू को लेने जाता था तो ये सारे पूरे घर वाले इसके साथ मारपीट करते थे। आज ये नौबत आ गई है कि मेरे बेटे ने को जहर दे के मार दिया गया। और अब खबर इंदौर से है, जहां महाशिवरात्रि पर विजयनगर चौराहा स्थित कालका माता मंदिर में चल रही भजन संध्या को बंद करवाने वाली पुलिस के खिलाफ शनिवार को भी भक्तों का प्रदर्शन जारी रहा। 300 से ज्यादा भक्त रात मंदिर के बाहर बैठे रहे। भक्तों का कहना था कि पुलिस नियमों का पालन पब संचालकों पर करे, ना कि मंदिरों में करे। साथ ही उनका कहना था कि अगर पुलिस समय पर पब बंद नहीं करवा सकती तो मंदिर में न घुसे। इस दौरान एडिशनल डीसीपी पहुंचे तो प्रदर्शन कर रहे भक्तों ने कहा आस्था को लेकर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। हिमानी का शव बस स्टैंड के पास सूटकेस में मिला था, जिसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक्टिव वर्कर थी। हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी।
फिलहाल पुलिस की 4 टीमें मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई भी विशेष सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। जल्दी हम इसको वर्कआउट कर देंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कांग्रेस लगातार हाई लेवल जांच की मांग कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को दंड मिलेगा। डेड बॉडी मिली है और वो कांग्रेस की नेत्री हिमानी नरवाल की है और इस जघन्य अपराध के लिए मैं इसकी निंदा करता हूं और साथ में ये भी अनुरोध करता हूं कि उसका एसआईटी फ्रेम की जाए और जल्दी से जल्दी मुलजिम को पकड़ा जाए। दुखद है और हरियाणा पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है और पूरी इसकी जांच में सरकार भी लगी है, एजेंसियां भी लगी हैं और जो भी दोषी होगा उसके क्या हालात है उन सबको देख के कानून। बीजापुर में आदिवासियों के बीच मृतक स्तंभ की परंपरा है जो सालों से चलती आ रही है। आदिवासी मृतकों की यादों को संजोने के लिए स्तंभ की स्थापना करती हैं और इस स्तंभ पर सुंदर चित्रकारी के जरिए उनके जीवन के बारे में बताते हैं। स्तंभ पर प्रकृति को भी शामिल किया जाता है। जानकारों के मुताबिक प्रियजनों की यादों को स्तंभ के जरिए आदिवासी जीवित रखते हैं। मृतक स्तंभ एक ऐसी परंपरा है आदिवासियों में जिसमें आदिवासी अपने परिवार के लोगों को मरने के बाद भी जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि जो उनके याद में जो मृतक स्तंभ पत्थर गाड़ने की एक संस्कृति है हमारी, उसमें मृतक से संबंधित सारी चीजों को वो चित्रों के माध्यम से अंकित करते हैं। उसमें प्रकृति भी उनके साथ चलती रहती है और जो व्यक्ति मर जाता है या इस धरती से जो विदा लेता है उसकी दिनचर्या में जो चीजें शामिल थी वो सारी चीजें उस मृतक स्तंभ पे अंकित किया जाता है। बस्तर के आदिवासियों में एक प्राचीन परंपरा विद्यमान रही है, सदियों पुरानी परंपरा। वो परंपरा है मृतक स्तंभ की। ये बस्तर की जो कई तरह की जो अलग अलग जनजातियां हैं, मुरिया मारिया, उनमें अलग अलग प्रथाएं हैं। उनमें मृतक स्तंभ की प्रथा भी प्रचलित है। इस वक्त मैं बेदरे में ही मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई वर्षों पुरानी कुछ मृतक स्तंभ है मेरे सामने। आदिवासी जिसे प्रकृति पूजक भी कहा जाता है और प्रकृति के साथ गुजर बसर करना यही आदिवासियों की दिनचर्या भी रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, कुछ पत्थर के, कुछ शिलाओं के और कुछ लकड़ियों के, दरअसल इन्हें ही मृतक स्तंभ कहा जाता है। आदिवासी किस ढंग से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसका अंदाजा, इसका आभास आपको इसी बात से हो जाएगा, इन मृतक स्तंभों से हो जाएगा, इनकी संरचना से हो जाएगा कि इस पर देखिए वन भैंसे का आकार बना हुआ है, चिड़ियों के भी आकार बने हुए हैं, कुछ रंग बिरंगी पेंटिंग्स भी है यहाँ पे और इसके अलावा इसी तरह पक्षियों के साथ साथ वन भैंसे हैं और कुछ अन्य जो है जो वन्य जीव, उनकी आकृतियों को संजोकर उन्हें आकृति के रूप में इन मृतक स्तंभों पर उकेरा गया है। खबर दमदार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।